नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में जंग के मैदान में आखिरकार चल क्या रहा है। तो सबसे पहली खबर यह है कि जंग खत्म करने के पक्ष में अमेरिकी जनता है और अमेरिका में हुए एक सर्वे में यह जानकारी मिली है कि जंग जल्द से जल्द वहां पर लोग खत्म करना चाहते हैं। 70% अमेरिकी ये चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए, शांति समझौते से युद्ध खत्म हो जाए। ये सर्वे में अमेरिकियों का कहना है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके देश के संसाधनों का और दोहन हो जाए। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इस जंग से छुटकारा मिले। उसके पीछे की वजह ये है कि अभी तक जितने भी हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं उसमें अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और अमेरिकी लोगों की जेब पर इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है। नो किंग्स मूवमेंट में करोड़ों लोग इकट्ठा होकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे उनके ही देश में। ये कहते रहे, चिल्लाते रहे ईरानियों से कि आप सड़कों पर उतरिए, विरोध करिए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी जनता ही सड़कों पर उतर करके डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हुए नजर आ गई थी। एक और खबर आपको बताती हूँ, यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड, उससे लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। अब क्या खुलासा हुआ वो जान लीजिए। अमेरिकी मीडिया की तरफ से जहाज में अग्निकांड की तस्वीरें जारी कर दी गई और जहाज के लॉन्ड्री एरिया में नुकसान हुआ है, ये बताया गया। आग बुझाने में चालक दल को 30 घंटे से ज्यादा का समय लगा है और इसके बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एक लंबी यात्रा के बाद फारस की खाड़ी तक पहुंचा, लेकिन पहले ही यह बता दिया गया था कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड में तैनात सैनिक लगभग 8 महीने से उस पर तैनात है और उनकी ड्यूटी का वक्त सिर्फ 6 महीने होता है। वो पूरी तरीके से थक चुके हैं। यूएसएस जेराल्ड में काफी खामियां हैं, बावजूद इसको भेज दिया गया मिडिल ईस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, इसका लॉन्ड्री एरिया पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया और ये बार बार ये कहा गया था, किसकी तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से, ईरानी सरकार की तरफ से, कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर हमने हमला कर दिया है और उसमें आग लगी है। हालांकि अमेरिका की तरफ से बार बार इन खबरों को लेकर के खंडन किया गया और ये कहा गया कि हम मेंटेनेंस के लिए उसे भेज रहे हैं क्योंकि एक लंबे वक्त से वो कैरेबियन सागर में तैनात था। उसे भेज भी दिया गया। ये जंग के दौरान की, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब इस पर अटैक हुए थे और उसके बाद इसे मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था, ये कह करके कि मेंटेनेंस की आवश्यकता है, बहुत सारी खामियां, इसलिए यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को हम वापस भेज रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी जो कि अमेरिकी मीडिया ने ही दिखा दी है। अमेरिका की सच्चाई, अमेरिकी सरकार का झूठ उन्होंने पकड़ करके दिखा दिया है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, यूएसएस जेराल्ड को नुकसान पहुंचा है और उसके हमले में कितना नुकसान हुआ है, आईआरजीसी के हमले में, वो उसकी बानगी है। एक पूरा एरिया ये जल करके खाक हो गया है और इसके बाद ही इसे मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। अब अगर अमेरिका ये कह करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था कि नहीं, उसे मेंटेनेंस के लिए इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि एक लंबे वक्त से वो सर्विस में है और उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता है, एक लंबा सफर उसने तय किया है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को इसलिए दरअसल भेजा गया था मेंटेनेंस में क्योंकि आईआरजीसी के हमलों में उसे नुकसान हुआ था। नुकसान की बानगी भी देख लीजिए। इसके बाद इसे तो यहां से हटा दिया गया, लेकिन अमेरिका का झूठ भी पकड़ा गया है। दूसरी तरफ जंग खत्म करने के पक्ष में अमेरिका की जनता नजर आ रही है। 70% लोग ये कह रहे हैं कि वो ये जंग नहीं चाहते हैं और ये जंग शांति समझौते के साथ साथ खत्म हो जानी चाहिए। वह ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। जानकारी यह है कि आईएईए को यह नहीं पता है कि यूरेनियम भंडार आखिरकार कहां है और ये संस्था की तरफ से, ये वो संस्था है जो कि हर देश में जिनके पास परमाणु हथियार है उन पर नजर बना करके रखती है। ये संस्था ये कह रही है कि उन्हें संवर्धित यूरेनियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ईरान ने संवर्धन रोका है या नहीं रोका है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। आईएईए वक्त वक्त पर ईरान के अंदर जाकर के उनके संवर्धित यूरेनियम का परीक्षण करती रही है कि कहीं वो परमाणु कार्यक्रम पर आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, वो परमाणु हथियारों की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस संस्था की तरफ से यह बताया जा रहा है कि उसे कोई जानकारी नहीं है
कि ईरान में संवर्धन रोक दिया गया है या नहीं रोका गया है। इसके साथ साथ वो ये भी नहीं जानते हैं अमेरिका की ही तरह कि 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम ईरान का आखिरकार रखा कहां है। जानना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं है। IAEA की तरफ से हालांकि पहले ये बयान दिया गया था कि ईरान हमें सहयोग नहीं दे रहा है। ईरान का सीधा पक्ष ये है कि हम सहयोग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जिस दिन ये पता चल गया कि संवर्धित यूरेनियम कहां है, अमेरिका सीधे हमारे देश से उसे अपने साथ लेकर के जाएगा, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। वही ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ईरान से जंग पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ईरान में वेनेजुएला जैसे हालात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन में उतरे, हम अपने भारी उपकरण उतारेंगे, ऐसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है और करीब 2 हफ्ते तक चल सकता है ऑपरेशन अगर हमने वहां पर अपने हथियार उतार दिए। पहले कहते रहे कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके से ईरान जियोग्राफिकल सिचुएशन में है, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप तो क्या कोई और देश भी ये नहीं सोच सकता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करे, वहां पर जाकर के हमला करे, वरना उसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इस जंग से कैसे भी बाहर निकल आए। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन के लिए उनके हिसाब से तो परिणाम आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिकियों पर जो सर्वे किए जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति अमेरिकी मान करके बैठे हुए हैं। अमेरिकी ये कह रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनके देश की शांति छिन गई है, उनके देश में बेरोजगारी आ गई है, उनके देश में महंगाई आ गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीते ऐसे चांसेस उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए भी वो कई ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि उन्हें मिड टर्म इलेक्शन में फायदा पहुंचा सकते हैं, जिसमें मुस्तफा खामनेई से मिलना, ईरान के साथ जंग रोकना, हॉर्मुज को खोलना। वेनेजुएला की तरह ईरान की स्थिति नहीं है कि वहां पर हम उतर करके ऑपरेशन कर सके। ये तमाम बयान उसी की एक बात की है। IAEA दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ये जो पूरी जंग छिड़ी हुई है, किस बात को लेकर के, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के। उन्हें नहीं पता कि ये एनरिच्ड यूरेनियम कहां पर है और क्या उससे परमाणु हथियार विकसित कर लिए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ये 2 खबरें हैं। कहने के लिए शांति है, लेकिन ये कहने वाली शांति और कितनी लंबी खिंचेगी, मिड टर्म इलेक्शन तक खिंचेगी या उसके पहले सबको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा, ये जरा देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा अपने बयान में, सबसे पहले वो सुनिए। And I didn't want to be in a position where you had, to get there. It's not like Venezuela. Like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out, and everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you would have had a major construction operation, because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, they flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them 4 times, and what an operation it was. Amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through, and people would have gotten killed. So I didn't like it. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed. तो कुछ पायलट्स को बचाने के लिए 37 घंटे की लंबी उड़ान भरनी पड़ी है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि ईरान में उतर करके ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। अब मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध के शुरुआती दौर में भले ही अमेरिका को जीत मिलती हुई नजर आई हो, ईरान हारता भी नजर आ गया होगा एक बारी को, लेकिन जल्द ही ईरान ने सिक्के का वो पहलू दिखाया जिसके बारे में ना तो इजराइल ने सोचा था और ना ही अमेरिका ने। ईरान का बवंडर सुपर पावर अमेरिका को ऐसा फंसा गया कि सबसे ताकतवर सेना का सुप्रीम कमांडर भी सरेंडर की स्थिति में पहुंच गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका का ईरान जीतना तो दूर की बात हो गई है, वहां पर टिके रह पाना तक मुश्किल दिख रहा है।
मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हूँ, वो आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाती हूँ कि आखिरकार अमेरिका के लिए वहां पर टिके रह पाना किस तरीके से मुश्किल हो गया है। अमेरिका जिन उद्देश्यों को लेकर चला था वो आज भी न केवल उससे दूर है बल्कि और दूर होते दिख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के नाम फिलहाल एक ऐसी कामयाबी नहीं है जिसका हवाला देकर ट्रंप युद्ध में जीत का ऐलान करते हुए उसे खत्म करने की घोषणा कर सकते। अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिका ने अरब की धरती पर मौजूद अपने सैन्य बेस का भरपूर इस्तेमाल किया, वहां से ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी शानदार नेवी को मैदान में उतारा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान का घेरा डाले बैठे हैं। उन पर तैनात एयर पावर ईरान पर जबरदस्त अटैक करते हुए नजर आए, लेकिन अमेरिका की सारी सेना मिलकर भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ईरान को नुकसान तो हुआ, लेकिन उसने अपनी खास रणनीति पर चलते हुए अपनी हार को भी जीत में बदल लिया। और आज एक अदना सा देश सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दे रहा है। अमेरिका आज समझ चुका है कि ईरान में एयर पावर या नेवल पावर के दम पर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। और अब उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना जरूरी होता दिख रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप मान रहे हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं, वहां ग्राउंड ऑपरेशन करना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले महीने ही पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को जमीनी ऑपरेशन में होने वाले खतरे का एहसास हो चुका है। जब एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने करोड़ों के संसाधन गंवाए थे, कई कमांडोज की जान खतरे में डाली थी। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही दावा करता रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दोनों देशों ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए हमले किए थे और इस बार फिर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर जबरदस्त बमबारी की है। खास बात ये कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ईरान में जबरदस्त पैठ तो बना रखी है, लेकिन अब तक वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना तो दूर, उसकी लोकेशन तक नहीं खोज पाए। और शायद यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया दांव खेला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता होता है
तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि ऐसी मुलाकात उनके लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर मुलाकात होती है तो वो खामनेई के साथ पूरा सम्मान से पेश आएंगे। उन्होंने कहा कि मोस्तफा खामनेई को कई लोग एक पेशेवर नेता मानते हैं और कुछ लोगों के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कुछ लोग उनके बारे में बुरा भी बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके बारे में अच्छा भी सोचते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम ऐसी जगह रखा गया है जहां वो पूरी तरह निगरानी में है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां उस पर लगातार नजर रख रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के कैमरे वहां लगे हैं और हम उस सामग्री की निगरानी कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा कि मोस्तफा खामनेई से मिलने के लिए तैयार है। अरागची ने कहा कि इस तरह की बातों को हकीकत और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। उन्होंने संकेत दिए कि फिलहाल ऐसी मुलाकात को लेकर कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने मोस्तफा खामनेई की सार्वजनिक मौजूदगी को सीमित रखने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे और भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाने का दावा करे। हालांकि अमेरिका उसे सिविल जरूरतों के लिए सीमित मात्रा में यूरेनियम संवर्धन की इजाजत देने को तैयार है, लेकिन इन शर्तों पर ईरान तैयार नहीं है। ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस या चीन को सौंपने को तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ईरान के मित्र देश हैं। उनके पास यूरेनियम रहे या ईरान के पास रहे, एक ही बात है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस का अहम रोल है। बोशर प्लांट रूस की मदद से ही चलाया जा रहा है। ट्रंप के बयान से साफ है कि सुपर पावर भी अब सरेंडर के मोड में आ गया है। वो ईरान को झुकाने का प्रयास करते करते खुद ही झुकता दिख रहा है और जिस मोस्तफा को खत्म करने का दावा करता था, अब वो उसके साथ ही दोस्ताना व्यवहार चाहता है। अब चलिए एक बार आपको ये बता देती हूँ कि अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना आखिरकार आसान क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ी और पहली चुनौती भौगोलिक और सैन्य है। जहां ईरान की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और सालों तक वो जमीनी ऑपरेशन को चला सकती है। उनकी सेना को गोला बारूद की सप्लाई, यानी अमेरिका की सेना को गोला बारूद की सप्लाई यहाँ पर चुनौतीपूर्ण लग सकती है और इसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ IRGC से जंग लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि IRGC अनुशासित है और विचारधारा से प्रेरित है। इसके अलावा वो पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर माने जाते हैं। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन तैयार करके रखे हैं जो अमेरिकी बेस पर कभी भी हमलों को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ डर ये है कि पूरा का पूरा ये युद्ध वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। अमेरिका में जो सर्वे हुआ है जिसमें 70% लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो जाए, वो भी अमेरिका के लिए ही मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी लोग कतई नहीं चाहते हैं कि जमीनी जंग हो जाए। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर यह सियासी दबाव भी बढ़ सकता है। अभी जो सीनेट में वोटिंग हुई है उसमें उन्हीं की पार्टी के 4 सांसदों ने जाकर के वोट कर दिया है। वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया जाए और युद्ध वो इस तरीके से ना लड़ पाए जैसा वो लड़ रहे हैं, या फिर वो ग्राउंड पर ना उतर पाए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना मुश्किल होगा और इसके पीछे की सीधी सीधी बड़ी वजह यह कि ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन अमेरिका के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये आसान नहीं होने वाला है। हमने अपने पायलट्स को बचाने के लिए युद्ध छेड़ा। 37 घंटे की लंबी उड़ान के बाद वहां पर फाइटर जेट्स पहुंचे हैं और अगर हम जमीनी लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेंगे तो ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान के कुदरती कवच सबसे पहले अमेरिका को रोकेंगे। ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार है और ईरान के उत्तर में अल्बोज की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा
अगर आप मध्य में आ गए तो दश्ते काबीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है और यहाँ सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ भीषण गर्मी होती है, पानी की कमी होती है और यूएस आर्मी इसकी आदी नहीं है। अब रेगिस्तान है, इस वजह से भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना भी यहाँ पर मुश्किल होगा। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता और मानता है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है क्योंकि उसके पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम है और संभव है कि सीजफायर के दौरान ईरान ने इस पर काम भी शुरू कर दिया हो क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। IAEA ने हाल फिलहाल में बयान भी जारी कर दिया इसको लेकर के। और अगर ईरान परमाणु हथियार बना सकता है जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्यों होगा यह बड़ा झटका? पहले जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है और ये संवर्धित यूरेनियम से छोटे छोटे टैक्टिकल वेपन बना सकते हैं, इसलिए इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को हरा पाना। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने का दावा किया है और उसने दावा करते करते कर भी दिया है कि हाँ, उसने जिस तरीके से हमले किए हैं उसके बाद से अमेरिका पीछे हटा हुआ नजर आता है और आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले संभव है। कई ऐसे वहां पर भूकंप आए हैं जो कि मैन मेड है, जिसके आधार पर कई बार विशेषज्ञों की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियार बना लिए गए हैं, भले ही दुनिया भर में घोषणा नहीं हुई। अब खबर यह है कि युद्ध को लेकर के ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, अब्बास अराक्ची का। उनकी तरफ से क्या कहा गया है? ईरान युद्ध नहीं चाहता है। अब देखिए, दोनों ही देश एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ अब्बास अराक्ची अपने देश का पक्ष रखते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि हम जमीन पर नहीं उतरना चाहते हैं। अराक्ची कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो अपना बचाव ईरान करेगा और ईरान ने बहुत मजबूती के साथ न केवल अपना बचाव किया है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट कर दिया है कि पहली बात, युद्ध नहीं चाहते, बातचीत से हर चीज को सुलझा लें और अगर नहीं सुलझाएंगे तो हम अपने स्वामित्व की, प्रभुत्व की, संप्रभुता की इस लड़ाई को जरूर से लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। और यही ईरान ने किया है। इसीलिए ईरान को बार बार यह कहा जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट का किंग बन चुका है, जहां तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री अमेरिका के चरणों में जाकर के झुक गई, अपनी जमीन दे दी उन्हें एयरबेस बनाने के लिए। वहीं ईरान डट करके मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, ना अपनी जमीन दे रहा है और ना ही इस युद्ध में हार मान रहा है। और अराक्ची इसी बात को दोहरा रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहिए और अगर युद्ध चाहिए तो फिर मजबूती से लड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान, अमेरिका और इजराइल के हर कदम को शक की नजर से देखा गया है। अपना हर कदम फूंक फूंक करके वो रख भी रहा है और उसे शक है कि अमेरिका और इजराइल फिर से साजिश रच सकते हैं। यही वजह है कि मुस्तफा ने लोगों से एकता बनाए रखने के साथ ही दुश्मनों के प्रति सावधान रहने के लिए कह दिया है। अमेरिका और इजराइल ईरान में इस्लामिक शासन के धुर विरोधी हैं। दोनों ही मुल्क जंग से पहले से ही ईरान में तख्ता पलट का प्रयास कर रहे थे। पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन भी दिया, यहां तक कि ईरान सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें सजाए मौत देने का विरोध किया। ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर हमलों की चेतावनी दी। माना जा रहा है कि ट्रंप को उम्मीद थी कि जंग के दौरान लोग सड़कों पर उतर आएंगे और ईरान सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के लोगों में एकता की भावना आ गई और सभी लोग मिलकर एक साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। ईरान जानता है कि ज्यादातर लोग भले ही उसके साथ हो, लेकिन कुछ विद्रोही तो निकल ही आएंगे।
जो देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेंगे। और यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई ने विद्रोहियों से निपटने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खुमैनी की पुण्यतिथि पर मुस्तफा खामनेई ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका ईरान की सरकार गिराने में लगे हैं। दुश्मनों ने इसके लिए हाइब्रिड वॉर छेड़ दी है। और अपने संदेश में मुस्तफा ने जनता से एकजुट रहने की अपील की। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक बयान जारी कर अपने नागरिकों को सावधान किया। मुस्तफा ने कहा कि अमेरिका और इजरायल जैसे दुश्मन देशों ने ईरान की ताकत के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में अब उसकी कोशिश आंतरिक कलह पैदा करने की है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि जनता के बीच निराशा या हताशा पैदा करने वाला कोई भी काम दुश्मन की मदद करने के बराबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को आशंका है कि इजरायल और अमेरिका मिलकर उसके खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ सकते हैं। जैसा कि पहले भी इजरायल और अमेरिका ईरान में आंतरिक विद्रोह कराने की कोशिश कर चुके हैं। ईरान को आंतरिक विद्रोह कराए जाने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि उसे लगता है कि मुस्तफा खामनेई की जनता के बीच नहीं आने से लोगों में शंका पैदा हो सकती है। इसके अलावा पीएम नेतन्याहू ने ईरान की जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया था और लोगों को विरोध करने के लिए कहा था। यानी इजरायल विद्रोहियों का साथ देगा। सीज फायर के बीच IRGC ने दावा किया कि उसने इराक बॉर्डर पर अमेरिकी निर्मित हथियारों का जखीरा जब्त किया। रिपोर्ट्स के अनुसार तस्करी के जरिए इन हथियारों को ईरान पहुंचाया जा रहा था ताकि विद्रोह की स्थिति पैदा की जा सके। फिलहाल ईरान सरकार ने देश में सख्त नियम लागू करके अमेरिका और इजरायल की ओर से किसी भी साजिश की आशंका को पहले ही खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। और अब आपको बताती हूँ कि ईरान को आंतरिक विद्रोह की आशंका आखिरकार क्यों सता रही है। लोगों में असमंजस भी है। अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद मुस्तफा
सुप्रीम लीडर बन गए। उनकी जगह आ गए मुस्तफा खामनेई, जो कि अयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक लोगों के बीच में मुस्तफा खामनेई नजर नहीं आए हैं। मुस्तफा का ना तो कोई वीडियो आया और ना ही कोई ऑडियो संदेश आया है। हाँ, लिखित संदेश बार बार आते रहते हैं। वो लिखित संदेश के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल पर शक है। पीएम नेतन्याहू का ईरान के लोगों को मैसेज है, सरकार को सबक सिखाने के लिए आगे आए, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ईरान की सरकार को लेकर के भी लोग सड़क पर उतरे, ये नेतन्याहू की तरफ से अपील की गई थी। कई बार उन्होंने इस तरीके से अपील की कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स तक को हैक कर लिया और उसके माध्यम से अपील करते हुए ये कहा कि आप अब सड़कों पर उतरिए, हमने तो हमला कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ विद्रोह को बाहरी सहयोग मिल रहा है। मई 2026 को सीज फायर के दौरान IRGC का दावा है कि इराक बॉर्डर पर यूएस में बने हथियार जब्त किए गए। तस्करी के माध्यम से हथियारों को ईरान पहुंचाए जाने की आशंका है और ये हथियार विद्रोहियों को मुहैया करवाए जाने थे, ऐसी आशंका जताई गई है। इसीलिए इन पर भी लगाम कसने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। अब दूसरी तरफ ईरान की कुवैत, UAE, बहरीन को चेतावनी सामने आई है और इन 3 देशों पर हमले भी किए गए हैं। अभी कुवैत पर और बहरीन पर, इराक पर उसके साथ साथ। अब ये चेतावनी क्या है? मुस्तफा के सैन्य सलाहकार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि UAE, कुवैत, बहरीन ने ईरान का विरोध किया। इराक से युद्ध के दौरान भी ऐसा ही किया था, सद्दाम का समर्थन कर दिया था और मिडिल ईस्ट में अमेरिका हमेशा नहीं रहेगा। कतर और सऊदी अरब सही रास्ते पर चल रहे हैं। कतर और सऊदी अरब सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये तो ईरान की तरफ से बता दिया गया। लेकिन कुवैत से भारी नाराजगी, UAE से भारी नाराजगी है और साफ तौर पर से बहरीन से भी इसी तरीके से नाराजगी है। जो मुस्तफा का सैन्य सलाहकार है उसका ये बयान है कि UAE, कुवैत, बहरीन ईरान का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध इन्होंने इराक युद्ध के वक्त भी किया था, सद्दाम का समर्थन कर दिया था। उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका हमेशा नहीं रहने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि समझ जाओ। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान को एक और सफलता मिलती दिख रही है। ईरान की शर्त है कि सभी मोर्चों पर सीज फायर किया जाए और अब लेबनान और इजराइल में एक बार फिर से सीज फायर आगे बढ़ाने पर सहमति भी बन चुकी है। हालांकि ईरान की सफलता को इजराइल के ग्रेटर इजराइल के सपने पर बड़ा आघात भी समझा जा सकता है। ये धमाकों की तस्वीरें जैसे लेबनान की तकदीर बन चुके हैं। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर तो हुआ, लेकिन इस समझौते की कोई हैसियत नहीं बची। क्योंकि इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। ईरान के संदर्भ में बात करें तो ईरान हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसे देता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई भी काम कभी खुलकर नहीं होता। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके लिए उसके प्रॉक्सी संगठन है, जो ईरान के एक इशारे पर दुनिया में कहीं भी बारूद बरसा सकते हैं। ईरान के लिए प्रॉक्सी संगठनों की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि ईरान ने तब तक सीज फायर नहीं किया जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं हो गया। हालांकि फिलहाल दोनों ही पक्ष सीज फायर का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल बरसते बारूद और लेबनान में इजरायली सैनिकों की मौजूदगी के बीच इजराइल और लेबनान एक बार फिर
सीज फायर बढ़ाने को राजी हो गए। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान ने फिर से सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाने हैं, जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी नहीं होगी। इन इलाकों का नियंत्रण लेबनानी सेना संभालेगी। यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की बातचीत के बाद हुआ। संयुक्त बयान में कहा गया कि सीज फायर तभी तक जारी रहेगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमले बंद करेगा और लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से अपने सभी लड़ाकों को हटा लेगा। अभी यह साफ नहीं है कि इन सुरक्षा क्षेत्रों को किस तरह बनाया जाएगा। हालांकि समझौते में कहा गया है कि इन इलाकों का पूरा नियंत्रण लेबनानी सेना के हाथ में होगा। सेना वहां सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हिजबुल्लाह की मौजूदगी ना हो। संयुक्त बयान में कहा गया कि यह कदम भविष्य में इजराइल और लेबनान के बीच स्थायी शांति और सुरक्षा समझौते की दिशा में मदद कर सकते हैं। दोनों देशों ने माना कि लेबनान का भविष्य सिर्फ उसकी अपनी सरकार और इजराइल की सरकार तय करेगी। किसी बाहरी देश या संगठन को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट्स है कि सीज फायर पर सहमति बनने के बावजूद हमले पूरी तरह नहीं रुके। इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की ओर से भेजे गए एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य को रास्ते में ही रोक दिया। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो ईरान उसका कड़ा जवाब देगा। सीज फायर को इजराइल के लिए एक बड़ा झटका समझा जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा था कि युद्ध की आड़ में इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा कर रहा था। उसने कई इलाकों पर कब्जा किया। लेबनान में लिटानी नदी तक बफर जोन बनाने का प्रयास किया ताकि विद्रोहियों को लिटानी नदी के उत्तर में ही रोका जा सके। फिलहाल लेबनान और इजराइल में सीज फायर आगे बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है और माना जा रहा है कि यह समझौता क्षेत्र में शांति लाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ये कह रहा है कि अगर शांति समझौता करना है तो लेबनान के साथ ही करना होगा। अब दूसरी तरफ अमेरिका ने भी प्रेशर बढ़ा दिया है इजराइल के ऊपर और इसके साथ साथ सीज फायर को बढ़ा दिया है। अब सीज फायर आगे बढ़ाने पर इजराइल, लेबनान राजी हो गए हैं और दक्षिणी लेबनान में माना यह जा रहा है कि इसके बाद कोई हमले नहीं होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति लगती नहीं है क्योंकि बार बार सीज फायर बढ़ाया जाता है और उसके बाद होता यह है कि दिन में 4 बार और हमले कर दिए गए। तो सीज फायर आगे बढ़ाने पर इजराइल, लेबनान राजी हो गए हैं। आगे दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाने पर भी सहमति हो गई है दोनों देशों के बीच में। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था लेबनान की सेना की तरफ से संभाली जाएगी। इस तरफ इजराइल आना चाह रहा था लेकिन उसे रोक दिया गया है। इलाके से हिजबुल्लाह को दूर रखने की कोशिशें भी होंगी और यही सीज फायर का सबसे बड़ा पहला पॉइंट था। हिजबुल्लाह इजराइल पर पूरी तरीके से हमले बंद करेगा। उसके बाद इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह पर कोई हमले नहीं होंगे। लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लोगों को हिजबुल्लाह हटाएगा। ये सहमति बनी है, लेकिन ये लेबनान की सरकार के साथ बनी है। अब ऐसे में हिजबुल्लाह पीछे हटेगा या नहीं हटेगा ये देखना होगा, क्योंकि नईम कासिम
वो पहले ही, जो कि हिजबुल्लाह का महासचिव है, वो पहले ही ये कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और उसके पीछे नहीं हटने की वजह से ये सीज फायर बार बार टूटने के कगार पर आ जाता है। जंग के दौरान हमने देखा कि हॉर्मुज किस तरीके से संवेदनशील मुद्दा रहा और ईरान ने यहां शिकंजा कस करके दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। और सिर्फ ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने भी। कई देशों के तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरीके से थम गई, लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। कई देशों में तो आलम यह हो गया कि पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। और इस कार्रवाई से खाड़ी देशों की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि उनका भी अच्छा खासा व्यापार इसकी वजह से प्रभावित हुआ, हॉर्मुज में ब्लॉकेड होने की वजह से। अब इसकी वजह से आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूं। कुछ और रास्ते सुझाए जा रहे हैं ताकि अपना व्यापार सुगमता से बाकी के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चला सके, जिसमें यूएई की वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन है, जो फुजैरा तक नई वेस्ट टू ईस्ट क्रूड पाइपलाइन बनाने की योजना है। हॉर्मुज के बाहर फुजैरा बंदरगाह तक ये तेल पहुंचाएगी और इस पाइपलाइन से यूएई की तेल निर्यात क्षमता लगभग 2 गुनी हो जाएगी। हॉर्मुज पर निर्भरता इन देशों के लिए सबसे बड़ा सबक बन गया, इसलिए इनकी तरफ से दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, जेट फ्यूल हो, इसके निर्यात के लिए भी यूएई प्रयास कर रहा है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई पाइपलाइन कॉरिडोर बनाएगा और ये कुवैत, सऊदी अरब और यूएई के बीच में नई पाइपलाइन पर चर्चा होगी। सऊदी या यूएई के बंदरगाह तक कुवैत का ये तेल पहुंचेगा। सऊदी या यूएई के जरिए तेल का निर्यात कुवैत की तरफ से किया जाएगा और परियोजना का अंतिम रूट फिलहाल तय नहीं है। तो नई जगह तो सुझाई जा रही हैं, लेकिन इन्हें बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड हुआ, एक ईरान की तरफ से, दूसरा अमेरिका की तरफ से, उसके बाद मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री ये समझ चुकी हैं कि सिर्फ हॉर्मुज पर अपने व्यापार के लिए निर्भर रहना गलत होगा। इसीलिए उन्होंने नए रूट्स सोचने शुरू कर दिए हैं। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।